हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेसन में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जैसे कि राज्यसभा का पार्ट 2। जैसे कि अगर आपने राज्यसभा का पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, तब आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आपको हम थोड़ा सा इसका रिवाइज भी करा देते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि राज्यसभा का ये ऐसा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक या दो क्वेश्चन बहुत ही फंसाते हैं, क्योंकि ये ऐसा ये सदन है, ये बाकी सबसे अलग रहता है। ये एक स्थायी सदन भी है, ये विशेष सदन है। इसको विशेषज्ञ सदन क्यों कहते हैं? इसमें बहुत से कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन में बहुत से पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आप जब समझेंगे तो इससे पहले पार्ट से आपको समझ आएगा ज़्यादातर, और दूसरे पार्ट में थोड़ा रहेगा वो भी बता दूंगा मैं आज। तो आप पार्ट 1 को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। पहले मैंने जैसे राज्यसभा बताई थी, राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा कहाँ से आया है, राज्यसभा किससे जुड़ी है। तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, राज्यसभा से पहले मैंने बताया इसकी संसद से जुड़ी है। और संसद किससे जुड़ी है? केंद्र स्तर से जुड़ी है, यानी केंद्र सरकार से जुड़ी है। मैंने दोस्तों को बताया था केंद्र स्तर पे होती है संसद, केंद्र स्तर पे होती है संसद। संसद के होते हैं 3 भाग। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 3 भाग। नंबर 1 पे होता है राष्ट्रपति, नंबर 2 पे होता है हमारा राज्यसभा, नंबर 3 पे होता है लोकसभा। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी संरचना बताएगी। इसमें राज्यसभा में सदस्यों की संरचना क्या होती है, कितनी सीटें होती हैं, उसके बारे में आपको बताया था। तो राज्यसभा में सीटें आपको बताई मैंने 250 होती हैं। 250 सीटें कहाँ से होती हैं, इसमें क्या कौन कौन से जगह से आती है, ये मैंने बताया था। तो इसमें दोस्तों मैंने बताया था 238 जो सीटें हैं, 238 सीटें। देखो, 238 और 12 ऐसे ही सहयोग में ये बटी होती हैं। 238 सीटें जो होती हैं दोस्तों, इसमें ये संघ शासित प्रदेश तथा राज्यसभा द्वारा राज्यों द्वारा आती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके इनका 238 सीटों का 238 सीटें सदस्य आते हैं। 238 सदस्य यहाँ से मिलके आते थे। तब 12 सदस्य जो होते हैं हमारे, ये राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और ये 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो बहुत विशेष होते हैं, वो कई क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो अधिकतम सीटें हमारी बन जाती हैं, कितनी बन जाती है दोस्तों? 250। कितनी बन जाती है? 250। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा ये अनुमान है, उनको कहेगा अधिकतम सीटें 250 होंगी, मैक्सिमम कितनी होंगी? 250। अब प्रजाएं में कितनी है दोस्तों? प्रजाएं मैंने बताया था, इसमें जो है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आया था। इसमें तो पूरे के पूरे पहुंचते हैं, 12 के 12 सदस्य पहुंच जाते हैं, लेकिन 238 सीटों में 238 सदस्य जो पहुंचते हैं, ये राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा। इसमें 238 पहुंच ना पहुंचते हुए भी, लेकिन इसमें 233 सदस्य ही जाते हैं। कितने जाते हैं दोस्तों? 233। तो 233 और 12 कितने हो जाते हैं? 245। यानी प्रजा की जो संख्या हमारी है इसकी राज्यसभा की सीटों की, 245 है। ठीक है दोस्तों, इसमें फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो है कि राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है कि केंद्र शासित प्रदेशों का भी करती है। तो मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल दिया था दोस्तों आपको, दिल्ली और पुदुचेरी का। पार्ट 1 में दिल्ली और पुदुचेरी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। मैंने कहा दिल्ली और पुदुचेरी जो हमारे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? दिल्ली और पुदुचेरी दोनों कैसे देश हैं दोस्तों? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित देश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और मैंने इसमें बताया ये दोनों में विधानसभा भी है। क्या? विधानसभा है। तो इनका विधानसभा से क्या रिलेट है? क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही, विधानसभा द्वारा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो ही अपने सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। तो ये उनसे रिलेटेड, तो इससे संपर्क इससे इससे पता चलता है कि दिल्ली और पुदुचेरी भी, केंद्र शासित प्रदेश भी राज्यसभा में अपने सदस्य भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये कन्फर्म हो जाता है कि हमारी राज्यसभा जो है राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का भी प्रतिनिधित्व करती है। फिर दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें राज्यों का मतलब कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। लेकिन दूसरी थी हमारी जो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये भी मैंने बताया था। इसमें मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था, इसका निर्वाचन जो होता है संघ शासित प्रदेश तथा राज्यों द्वारा होता है। नंबर 1 तो पॉइंट ये होता है, लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों? तो इसमें जो सदस्यों का निर्वाचन जैसे होता है, ये अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या शब्द आ गया इसमें दोस्तों? अप्रत्यक्ष पद्धति। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या मतलब है इसका? ये दोस्तों इसका मतलब ये होता है, ये पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुका, ये रिवाइज करा रहा हूँ
ये पद्धति मतलब ये होता है, इसमें जो है जनता डायरेक्ट मत ना देकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपना मतदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, मतदान देते हैं, यही अप्रत्यक्ष पद्धति कहलाती है। ठीक है। और इसमें दूसरा जो था हमारा, जो 12 सदस्य जो मिलते हैं, हमारे 12 सदस्य आते हैं राष्ट्रपति द्वारा। वो जो सदस्य होते हैं 12 सदस्य, वो कहाँ से जुड़े होते हैं? कला क्षेत्र से जुड़े होते हैं, समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, खेल क्षेत्र से जुड़े होते हैं, विज्ञान क्षेत्र से जुड़े होते हैं, कई जगह से विशेष होते हैं। तो ये 12 जो है उनसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और हमने पढ़ा क्या है इसमें, राज्यों का सदस्यों का निर्वाचन जो होता है केंद्र सरकार केंद्र द्वारा, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, इसको पढ़ते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें राज्य तथा केंद्र शासित जो प्रदेश का उपयोग होता है इसमें, तो इसमें विधानसभा द्वारा सदस्य लिए जाते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्य चुनते हैं, उन सदस्यों को भेजते हैं राज्यसभा में। तो इसके हम एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। जैसे दिल्ली हुआ, यूपी, दिल्ली तथा बिहार। दिल्ली ले चुके हैं, दिल्ली रहने दो। ठीक है दोस्तों, यूपी, बिहार, बंगाल ले लेते हैं। यूपी, बिहार, बंगाल, ये तीनों राज्य दो हैं दोस्तों। ये विधानसभा क्षेत्र है, विधान परिषद वाले, विधानसभा वाले क्षेत्र हैं। तो विधानसभा के क्षेत्र ही इसमें अपने सदस्य भेजते हैं, विधानसभा क्षेत्र। अतः राज्यसभा में विधानसभा क्षेत्र के सदस्य ही अपने सदस्य चुनते हैं और उनको राज्यसभा में भेजते हैं। तो यूपी बिहार और बंगाल, ये तीनों जो है विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें विधानसभा के जो सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, वो अपने चुनते मेंबर, ठीक है, उन मेंबरों को राज्यसभा में भेजते हैं, जिसमें सदस्यों का उनकी सदस्य गिनती होती है। अब राज्यसभा में जितने सदस्यों का आवंटन होता है, उसमें जितने दल होते हैं उनको ये एक, राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उनको एक नियमित रूप से ये चीज दी जाती है, जितने दलों की स्थान खाली है उनको उस तरीके से मत दिया जाता है, उनको भी उसी तरीके से मतदान देने की क्षमता होती है। मतलब कहने का ये है दोस्तों हमारा, मतलब ये दोस्तों हमारा राज्यसभा में जिस अनुपात में सीटें बची होती हैं, उसी अनुपात में विधानसभा के सदस्य भी अपने सीटों का आवंटन करने के लिए बाधित होते हैं। तो उनको भी सीटें उतनी तरीके से, उनको भी चुनने का, सदस्य चुनने का अधिकार होता है कि उतने ही सदस्य वो भेजते हैं राज्यसभा में। ठीक है। अब आप दोस्तों मैं बता देता हूँ अगला जो हमारा पॉइंट बताया मैंने, कि इसका जो चुनाव होता है ये किस आधार पर होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये चुनाव जो होता है दोस्तों, ना तो एरिया के हिसाब से होता है, ना एरिया के हिसाब से होता है, ना किसी मतलब कि दल के हिसाब से होता है। ये जो होता है ये जनता के आधार पर होता है। मतलब जिस क्षेत्र में जितनी जनता होगी, जनता के आधार पर ही इसका आवंटन किया जाता है। ये आप भाग 4 में अनुसूची में पढ़े होंगे, अनुसूची में भाग आवंटन 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। ये जनता के आधार पर होता है, जो जनता की जितना एरिया बड़ा होगा, जनता जितनी ज्यादा होगी उसमें वहाँ की सीटें, राज्यसभा की सीटें ज्यादा निकलेंगी। जैसे यूपी जो हमारा क्षेत्र, यूपी जो है, यूपी क्षेत्र है हमारा, तो ये इसमें सबसे ज्यादा जनता यूपी में है। तो यूपी में 31 राज्यसभा सीटें मिलती हैं। फिर हमने इसका आपको बताया था दोस्तों, इसकी जो है योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यसभा में, योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता बताई थी मैंने। ये वो 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, नंबर एक पहले पॉइंट होगा भारत का नागरिक हो भी हो। नंबर 2 था 30 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3 वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नंबर 4 वह किसी लाभ पद पर आसीन ना हो, लाभ पद पर ना हो। ठीक है। नंबर 5 वह संसद द्वारा बनाए गए कानून का पालन भी करे। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं योग्यता उसकी हो गई। अब उसके बाद मैंने बताया था राज्यसभा में कार्यकाल पढ़ाया था दोस्तों, आपको याद हो। कार्यकाल जो होता है इसका 6 वर्ष होता है, लेकिन इसकी चुनाव प्रणाली है, इसमें प्रति 2 वर्ष एक तिहाई सदस्य के लिए चुनाव कराया जाता है।
वो चुनाव ऐसे होता है कि जो मतलब कि जो 2012 में चुने जाते हैं, 2014 में चुने जाते हैं, 2012 14, ये हमने आपको आवारगरी में बताया था उस तरीके से, वो आप देख लेना, उसमें ये एक तिहाई सदस्यों के चुनाव होते हैं, ठीक है। अब ऐसा एक एक पॉइंट और बनता है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई अपना अपना खुद खुद अपना रिटायर होना चाहता है, वो क्या करेगा? तो वो ऐसे में अगर खुद किसी की मृत्यु हो जाती है तो 6 माह से पूर्व, 6 माह के अंदर चुनाव करा दिया जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पार्ट 2 में जो आता है सभापति। सभापति की हेडिंग क्या आएगी दोस्तों? सभापति। अब ये हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। तो सभापति में दोस्तों ये बता दूं मैं, सभापति जो होते हैं इसके, वो उपराष्ट्रपति ही इसके सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जबकि ये इसके सदन के नहीं है, राज्यसभा सदन के नहीं है, ये बाहर से आते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब दोस्तों सभापति के साथ साथ इसमें उप सभापति भी होते हैं। उप सभापति मतलब सभापति के नीचे उप सभापति होते हैं। इसमें उप सभापति जो होते हैं ये कहाँ से आते हैं? ये दोस्तों आते हैं, ये तो बाहर से आते हैं। ये बाहर से उपराष्ट्रपति जो है ये बाहर सदन से होते हैं। ये राज्यसभा के सदन के नहीं होते हैं, इसके सदस्य नहीं होते, ये बाहर बाहरी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति उपसभापति होते, ये राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ठीक है। इनका चयन इनके ही सदस्यों से होता है। ठीक है दोस्तों, सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति ही इसके सभापति होते हैं। उप सभापति कौन होते हैं? उप सभापति इनके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, उसी में से उपसभापति बनाए जाते हैं। अब उस सभापति का काम क्या होता है? जैसे कि कमेटी बैठती है, जैसे कि कोई मीटिंग बैठती है, तो मीटिंग में ये इनको बताते हैं कि अब आपका नंबर है, आप अपने आप विचार विमर्श कर सकते हैं। ये सभापति उप सभापति का काम होता है, सभापति का काम होता है। जैसे कि सभापति नहीं हो तो उप सभापति उसकी जगह काम कर सकते हैं। ये इन दोनों का दो पक्ष रखे जाते हैं, दोनों तरीके के दो व्यक्ति होते हैं, सभापति उपसभापति। सभापति ने तो उपसभापति काम कर सकते हैं, उपसभापति ने तो सभापति काम कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। अब आते हैं इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, जो राज्यसभा जो विशेष बनाता है, इसमें विशेष क्या क्या होता है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा में कुछ विशेष, तो दोस्तों राज्यसभा की कुछ विशेषताएं जो है निम्न है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 जो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सूची से रिलेटेड जो बताई विशेषता है, सूची से संबंधित है। तो इसमें आपको बता दूं कि संविधान में जो हमारे 7वीं अनुसूची है, संविधान में अनुसूचियां पढ़ेंगे हम आगे जाके, तो अगर आप पढ़े भी होंगे तो उसमें 7वीं अनुसूची में पढ़ा होगा कि हमारी जो 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिसमें होती है नंबर 1 पे होती है हमारी केंद्र सूची, फिर होती है राज्य सूची, फिर होती है संवर्धित सूची, जिसमें दोनों सूचियां का मतलब संबंधित होती है एक दूसरे से। तो इसमें जब बताया गया है 249 अनुच्छेद में कहा गया है, यदि राज्यसभा यदि राज्यसभा कोई भी कानून अगर लागू करती है, नया कानून लागू करती है, वह ये साबित कर दे कि वह राज्य सूची का विषय है, वह राज्य सूची का राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार इसके लिए कानून बना सकती है। कौन सा साबित करते दोस्तों? 249 में कहा गया है, अनुच्छेद 249 क्या बताया गया दोस्तों? यदि राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों द्वारा
यह साबित कर दे कि यह कानून राजसूची राजसूची का है, राजसूची का राष्ट्रीय महत्व का है, राजसूची के राष्ट्रीय महत्व का है, तो केंद्र सरकार, तो दोस्तों केंद्र सरकार इस कानून को बना सकती है। इसमें दोस्तों सीधा ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा में जो है राज्य से संबंधित राजसूची का यदि कोई कानून बनाना चाहती है राज्यसभा, तो वह यदि ये साबित कर दे कि वह राजसूची का विषय है, राजसूची राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो केंद्र सरकार उसके लिए कानून बना सकती है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं कि राज्यसभा कहने पर कानून बन जाए। ये सबसे पहले राज्यसभा में मतलब कि ये बात रखी जाएगी, उसके बाद ये लोकसभा में जाएगी। जब लोकसभा इसको पारित कर देगा तब केंद्र सरकार इसके कानून को लागू कर देगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 249 अनुच्छेद, जिसमें ये पावर है कि नया कानून लागू करने की पावर हमें दी गई है। यह इसमें विशेष है कि वह नया कानून लागू कर सकते हैं यदि वह राजसूची का विषय साबित कर दे तो। अब आते हैं 312 अनुच्छेद 312 में क्या किया गया विशेष है दोस्तों, देखते हैं। अनुच्छेद 312 जो है ये हमारा अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा, क्या दोस्तों, अखिल भारतीय सेवा। तो दोस्तों हमारे अखिल भारतीय सेवा से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें भी पूछे जाते हैं कि सेवा कितनी होती है। तो दोस्तों हमारी अखिल भारतीय सेवा 3 है। कौन सी 3 है दोस्तों? नंबर 1 होती है हमारी IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा हमारा कौन सा दोस्तों है? IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा हमारा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो दोस्तों हमारी अखिल भारतीय सेवा जो है 3 सेवा है। कौन कौन सी है? नंबर 1 IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। नंबर 2 है IAS, नंबर 2 है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। नंबर 3 है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता है कि बताइए कि भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विमान सेवा क्या अखिल भारतीय सेवा है? तो दोस्तों हमारी अखिल भारतीय सेवा ये 3 ही है, तो वो हमारी भारतीय विमान सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो ऐसे हम यहाँ से 3 सेवा याद कर लेंगे तो हमें ये आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि इसमें यही चीज में बताएगी, यदि कोई भी अखिल भारतीय सेवा बनाने की अगर कोई धारणा चलती है, मतलब कोई बात चलती है राज्यसभा में, तो सबसे पहले राज्यसभा में ये बात चलेगी। राज्यसभा में जब ये पारित हो जाएगा इसके 2/3 सदस्यों द्वारा ये एक अखिल भारतीय सेवा के बनाने के योग्य है, तब ये अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसे नहीं, इसको भी केंद्र सरकार में लोकसभा में जाएगा। पहले इसकी जो प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, जब लोकसभा इसको पारित कर देगा तब ये अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बताया गया है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति, इसमें कुछ विशेष राज्यसभा क्या हमारा योगदान देती है उसको भी समझते हैं। उपराष्ट्रपति में विशेष, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के संबंधित में क्या हमें बताया गया इसमें राज्यसभा में?
उपराष्ट्रपति के लिए ये बताया गया कि यदि उपराष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया होती है, उपराष्ट्रपति को अगर किसी भी कार्य हटाया जाता है तो हटाने के लिए सबसे पहले उसका जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। तो राज्यसभा जब इसको दो तिहाई सदस्यों द्वारा अपना प्रस्ताव अपने मतलब मनोनीत कंफर्म कर देगी, तब ये लोकसभा में जाएगा, तब उसको हटा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो पावर मिली है तो राज्यसभा को मिली है। किसको मिली है? राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति को हटाने की उपराष्ट्रपति हटाने की पावर हटाने के लिए राज्यसभा का पहला प्रस्ताव रहेगा। जब राज्यसभा में पहला प्रस्ताव जाएगा तो दो तिहाई सदस्यों द्वारा अपना निर्णय लेगी, और दो तिहाई सदस्य जब उसको कंफर्म कर देंगे तब ये आगे लोकसभा में जाएगा। लोकसभा जब उसको भी कंफर्म कर देगी तब उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। और जबकि आप देखेंगे उपराष्ट्रपति से अगर राष्ट्रपति में हम जाएंगे तो राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में हमारे चाहे लोकसभा में चला जाए चाहे राज्यसभा में चला जाए, उसकी कोई निर्धारता नहीं है कि राज्यसभा में जाएगा या लोकसभा में जाएगा। वह किसी भी दोनों सदन में जा सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये इसमें ये डिफरेंस है। अब आते हैं जो लास्ट हमारा पॉइंट है, धन विधेयक से संबंधित जो राज्यसभा में कुछ विशेष है, तो वो बता देता हूँ दोस्तों। धन विधेयक दोस्तों, इसमें आप पढ़ने से पहले बता दूं, कभी भी धन विधेयक जो लाएगा, कभी भी धन विधेयक का प्रस्ताव आएगा सबसे पहले किसमें आएगा? लोकसभा में आएगा। पढ़ तो हम राज्यसभा रहे हैं लेकिन लोकसभा में भी जाएगा। सबसे पहले हमारा जो प्रस्ताव जाएगा धन विधेयक का, लोकसभा में जाएगा। लेकिन लोकसभा के बाद जो हमारा प्रस्ताव जब राज्यसभा को आएगा तो लोकसभा से ज्यादा टाइम राज्यसभा को मिलता है। ये इसकी अधिक पावर मिलती है कि लोकसभा जब उसको पारित कर देगा तो लोकसभा पारित करने वाले राज्यसभा में जब प्रस्ताव ये आएगा तो राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का? 14 दिन का। यदि ये 14 दिन के अंदर यह प्रस्ताव पारित कर देती है, अंदर प्रस्ताव पारित कर देती तो ठीक है। अगर नहीं प्रस्ताव पारित करती और स्वतः प्रस्ताव चालित हो जाता है तो सबसे ज्यादा जो हमें टाइम मिलता है राज्यसभा को धन विधेयक में मिलता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए, जब भी धन विधेयक प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत होगा। तो जब लोकसभा की स्वीकृति के बाद यह राज्यसभा में पहुंचेगा तो राज्यसभा को इसे पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है।
यदि राज्यसभा इन 14 दिन के अंदर यह प्रस्ताव पारित नहीं करती है तो यह प्रस्ताव स्वतः पारित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी धन विधेयक का प्रस्ताव आता है सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, हमेशा लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत होगा और लोकसभा की स्वीकृति के बाद जब राज्यसभा में पहुंचेगा तो राज्यसभा को इसे पारित करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। सबसे ज्यादा समय 14 दिन का दिया जाता है राज्यसभा को। ये इसमें विशेष अलग रहता है, इसका विशेषता दिया जाता है। यदि राज्यसभा इन 14 दिन के अंदर प्रस्ताव पारित नहीं करती है तब यह स्वतः पारित हो जाता है। इसमें कोई भी उस पर कोई जोर नहीं देता, वो 14 दिन के अंदर उसको अपने कंफर्टेबल हो जाएगा तभी वो करेगा, और नहीं करता 14 दिन के बाद कुछ सिक्योरिटी हाँ नाम नहीं मिलती तब ये स्वतः पारित हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारी थी राज्यसभा में कुछ विशेषताएं। तो ठीक है, आपने यहाँ तक के दोस्तों पढ़ लिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों, और सपोर्ट करना। आप अगर सपोर्ट करेंगे दोस्तों हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए, धीरे धीरे और भी अच्छी क्वालिटी देंगे। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।